गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले लीनियर प्रोग्रामिंग का कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे। उससे पहले देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है। इट इज मेथड टू फाइंड मैक्सिमम और minimum value of a linear expression. Linear expression लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? तो एक मेथड है जिसकी मदद से लीनियर एक्सप्रेशन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अंडर सम गिवन कंडीशंस। Under some given conditions which can be represented in form of linear inequations as a1x plus b1y plus c1 greater than equal to 0 or less than equal to 0, a2x plus b2y plus c2z greater than equal to 0 or less than equal to 0। दोनों में से कोई भी साइन हो सकता है। x greater than 0 लिख दिया, y greater than a, किसी भी फॉर्म में लीनियर इनइक्वेशन हो सकता है। तो देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक मेथड है जिसकी मदद से किसी लीनियर एक्सप्रेशन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन सिंपल लीनियर एक्सप्रेशन का तो हम लोग जानते हैं मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी होता है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी होता है। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट करते हैं बल्कि कुछ कंडीशन के अंदर रहकर, और वो सारा कंडीशन लीनियर इनइक्वेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो। तब वैसे केस में जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं उस मेथड को हम लोग यहाँ क्या कहते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग। अब देखिए यहाँ दो चीजें, एक तो है लीनियर एक्सप्रेशन जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। जनरली उस लीनियर एक्सप्रेशन को हम लोग z से रिप्रेजेंट करेंगे, ax प्लस by प्लस c। लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस by प्लस c। जिस लीनियर एक्सप्रेशन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है उस लीनियर एक्सप्रेशन को z से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस z को कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी जिस लीनियर एक्सप्रेशन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है उस लीनियर एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे हम लोग? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अंडर कंडीशंस तो बताएं कि जो जितना भी कंडीशन होगा वो सारा कंडीशन लीनियर इनइक्वेशन के फॉर्म में होगा। a1x b1y प्लस c1 ग्रेटर देन 0। कुछ लीनियर एक्सप्रेशन लिख दे, इनइक्वेशन लिख दे रहे हैं, a3x b3y c3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये सब लीनियर इनइक्वेशन है जो कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन है। ये सारा लीनियर इनइक्वेशन जो कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। तो दो वर्ड देख चुके, एक जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है उस फंक्शन को हम लोग यहाँ नाम क्या दिए हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस कंडीशन में रहकर निकालना है उस कंडीशन को लीनियर इनइक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, और उस लीनियर इनइक्वेशन को क्या कह दिए हम लोग? कॉन्स्टेंट। अब हम लोग के पास दो फंक्शन हो गए, दो टर्म आ गया, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है, और कुछ इनइक्वेशन का सिस्टम है। सारा इनइक्वेशन को हम लोग क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट। देखिए एक्स वाई का वैल्यू जो कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है, values of x and y which satisfy constraints
आर कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशंस। अब तीसरा टर्म समझिएगा, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक्स वाई का वैल्यू जो सारा लीनियर कांस्टेंट को, ये लीनियर इक्वेशन जिसको कांस्टेंट कह रहे हैं हम लोग, सारा कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता हो, वैसे वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन। सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, set of feasible solutions is called feasible set or feasible region। जिस रीजन में या जिस सेट में फिजिबल सॉल्यूशन होता है उसके यानी कि सारा फिजिबल सॉल्यूशन का कलेक्शन फिजिबल सेट कहलाएगा या फिजिबल रीजन कहलाएगा। यानी कि फिजिबल रीजन में जितना भी पॉइंट होगा यानी एक्स वाई का वैल्यू होगा वो सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा। अब इसी फिजिबल सॉल्यूशन में से कुछ एक्स वाई का वैल्यू जेड का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता है। सम फिजिबल रीजन, सम फिजिबल सॉल्यूशन गिव्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग किससे लिखते हैं, जेड से। दिस वैल्यूज आर कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब देखिए फिजिबल रीजन सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यानी कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब फिजिबल सॉल्यूशन में से कुछ सॉल्यूशन यानी कुछ एक्स वाई का वैल्यू जेड का या तो मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। तो एक्स वाई का वैल्यू जो जेड का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता है यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा वैसे वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहां देखिए जो फिजिबल रीजन है यानी फिजिबल सॉल्यूशन है वो पूरा कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ कांस्टेंट क्या है, तो लीनियर इनइक्वेशन का सिस्टम है। तो हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन का ग्राफ बनाया जाए तो दो तरह का ये रीजन मिलता है, या तो बाउंडेड रीजन मिलता है या अनबाउंडेड रीजन मिलता है। देखिए फिजिबल रीजन ग्राफ से जब हम बनाएंगे, ग्राफ में भी बनाना सिखाएंगे, तो फिजिबल रीजन दो तरह का हो सकता है, बाउंडेड और अनबाउंडेड। दोनों केस को हम लोग समझेंगे। तो मान लीजिए एक्स वाई का वैल्यू इसमें जो भी पॉइंट है, पॉइंट कहने का मतलब एक्स वाई का वैल्यू, एक्स वाई का वैल्यू जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये सारा फिजिबल रीजन में है। ये भी फिजिबल रीजन है, क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसका जो कॉर्नर पॉइंट होगा, इसका कॉर्नर पॉइंट, फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट जो होगा, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा कॉर्नर पॉइंट है, ए बी सी डी ई, यहाँ पे 3 कॉर्नर पॉइंट है, ए, ये 2 कॉर्नर पॉइंट है, ए बी, ये इनफाइनाइट पे है, मान लीजिए भी इनफाइनाइट पे है। तो जो भी कॉर्नर पॉइंट होगा, तो हर कॉर्नर पॉइंट पे हम लोग z का वैल्यू निकालेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। z का वैल्यू निकालेंगे a पर, z का वैल्यू निकालेंगे b पर, z का वैल्यू c पर, z का वैल्यू d पर, z का वैल्यू e पर। तो जब भी z का मैक्सिमम होगा वो इसी कॉर्नर पॉइंट पर होगा। यानी कि कह सकते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा कॉर्नर पॉइंट पर होता है। किसके कॉर्नर पॉइंट पर? फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पर। जो लोग 11th में इनइक्वेशन नहीं पढ़े हैं उनको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन तुरंत सिखाएंगे अभी हम एग्जांपल की मदद से। 11th में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन का अगर 2 डायमेंशन में ग्राफिकल सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो जो रीजन मिलता है या तो बाउंडेड मिलता है या अनबाउंडेड मिलता है। तो जो बाउंडेड या अनबाउंडेड में कॉर्नर पॉइंट होगा
उसी कॉर्नर पॉइंट पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, यानी जेड का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इसी कॉर्नर पॉइंट पर मिलता है। अब जितना बात अभी तक बताए हैं, इसके लिए हम आपको पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल की मदद से ये चारों पॉइंट को क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, उसी में ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जेड का बताइए अंडर कांस्टेंट। कांस्टेंट दिया हुआ है, अंडर कांस्टेंट कंडीशन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में यहां लिखा गया है। x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, x लेस देन y, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। आप देखिएगा एक चीज यहाँ कि जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें ये कंडीशन जरूर होगा, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। चलिए देखिए, क्वेश्चन में कहा कि z का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताइए, दोनों बताना है। तो यहाँ देखिए, z का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताना है, तो ये z क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताना है अंडर कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सारा लीनियर इक्वेशन। इसी कंडीशन में रहकर z का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस फिजिबल रीजन तैयार करते हैं। फिजिबल रीजन किसको कहते हैं, वैसा एरिया जिसमें कोई भी पॉइंट लेंगे, पॉइंट कहने का मतलब x और y का वैल्यू, कोई भी पॉइंट लेंगे यानी x y का वैल्यू लेंगे तो ये सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वैसे एरिया को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ, फिजिबल रीजन। तो 11th क्लास में आप पढ़े हैं कि कैसे लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन तैयार करते हैं। नहीं पढ़े हैं, फिर भी यहाँ पे हम एक बार फिर से सिखा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इस लीनियर इक्वेशन को 2, 3, चलिए इसको 4 मान लेते हैं। एक एक करके सबका ग्राफिकल सॉल्यूशन तैयार करना सिखाते हैं। सबसे पहला यहाँ लिखना होगा फॉर फिजिबल रीजन। इसके लिए हम लोग वर्क करने जा रहे हैं, फिजिबल रीजन के लिए। तो पहले लिखना है कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 1। पहला का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 3y इक्वल टू 60। पहला का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कभी भी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना हो तो ग्रेटर देन लेस देन के साइन को हटाकर इक्वल टू का साइन डाल दीजिए। अब ये एक लाइन का इक्वेशन है, तो पहला इन इक्वेशन का है कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ये एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए L1 कर दिए। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए x y का 2 वैल्यू लेंगे हम लोग। लाइन को ड्रॉ करना हो, 10th से ही पढ़ रहे हैं आप लोग कि कभी भी लाइन को ड्रॉ करना हो तो कम से कम 2 पॉइंट लेना पड़ता है। चलिए x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 20 आएगा, y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 60 आएगा। तो पहले देखिए, सबका ग्राफिकल सॉल्यूशन एक ही ग्राफ में बनाएंगे और जो कॉमन रीजन होता है उसी को फिजिबल रीजन में रखेंगे। तो चलिए पहला का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें, लाइन नंबर 1 मान ली L1। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट लेते हैं। आप लोग ग्राफ पेपर पर बनाइएगा। सबसे पहले ग्राफ पेपर पर आप देखे होंगे 1 सेंटीमीटर पर मोटा लाइन होता है, ठीक लाइन होता है। हर 1 सेंटीमीटर पर एक स्क्वायर बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। तो स्केल लिखना जरूरी होगा। स्केल कहने का मतलब कि 1 सेंटीमीटर जो बॉक्स है आप उसको कितना यूनिट मानते हैं, तो डिपेंड करता है कि x y का वैल्यू कितना है। तो अब देखिए x का वैल्यू 20 है, 60 है, x का वैल्यू 60 है, y का वैल्यू 20 है।
तो हम लोग यहाँ पर एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा 20, 40, 60, 80 मान सकते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर को कितना यूनिट मान लिए? 20 यूनिट। इसका मतलब हो गया कि ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 60, ये 20, 40, 60, 80, इस तरह से 10 यूनिट भी ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ 20 यूनिट कंसीडर किए। तो देखिए अब ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। x 0 है तो y 20 है, x 0 y 20 और y 0 है तो x 60, तो x पर 60 है। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दिए तो लाइन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। L1 का अभी ड्रॉ किया। तो ये तो इसका ग्राफ, हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है। तो लीनियर इनइक्वेशन का ग्राफ यानी कि सॉल्यूशन हाफ प्लेन होता है। अब देखिए लाइन के या तो ऊपर वाला पार्ट कलर करना होगा या लाइन के नीचे वाला पार्ट कलर करना होगा। कभी भी कोई भी लाइन अगर खींचे हैं तो सॉल्यूशन प्लेन या तो लाइन के नीचे होगा या लाइन के ऊपर होगा। तो इस चीज को पता करने के लिए लाइन से अलग एक पॉइंट कंसीडर कीजिए इन इक्वेशन में। लाइन मेरा सुनिएगा, लाइन से अलग इधर भी पॉइंट हो सकता है, इधर भी पॉइंट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लाइन पर नहीं लेना है। लाइन से अलग एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो चलिए लाइन से अलग सबसे अच्छा पॉइंट यहां ऑरिजिन है। तो हम लोग एक पॉइंट लेंगे टेकिंग x0 y0 इन फर्स्ट। देखिए किस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं? ऑरिजिन को। हम बोले वैसा पॉइंट लेना है जो लाइन पे नहीं हो। तो लाइन यहाँ है, ऑरिजिन अलग है बिल्कुल। अब इस लाइन को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इस पॉइंट को। तो देखिए पॉइंट है, एक लाइन है x + 3y लेस देन इक्वल टू 60। 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो 0 0 0 लेस देन 60 ट्रू रिजल्ट है। देख सकते हैं, यानी कि ऑरिजिन के लिए ये ट्रू रिजल्ट देता है, यानी ऑरिजिन इसके सॉल्यूशन प्लेन में है। लिख सकते हैं कि ऑरिजिन लाइज इनसाइड द सॉल्यूशन प्लेन ऑफ 1। बात समझिएगा। तो देखिए ये लाइन हुआ, अब सॉल्यूशन प्लेन या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो यहां देखिए जैसे ही ऑरिजिन इसमें पुट किए हैं तो रिजल्ट ट्रू मिला है। इसका मतलब हुआ कि ये लाइन लेंगे तो ऑरिजिन जो पॉइंट है इसके सॉल्यूशन प्लेन में है। तो अगर ऊपर वाला पार्ट लेंगे तो ऑरिजिन लापता हो जाएगा। ऑरिजिन ट्रू मिला है, तो अगर पॉइंट लेने पर ट्रू मिलता है तो उसी पॉइंट की तरफ कलर कर दीजिए। पॉइंट लेने पर फॉल्स मिलता है तो उसके अपोजिट में कलर करेंगे। तो ऑरिजिन लेने पर ट्रू मिलता है यानी लाइन के नीचे कलर हो। बस इंडिकेशन कर दीजिए कि सॉल्यूशन प्लेन कहाँ है, नीचे की तरफ। अब देखिए जैसे हम लोग पहला का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन तैयार किए, ग्राफ बनाए, वैसे ही दूसरा का बनाएंगे। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ताकि जगह कम है तो सबका यहीं पे हम लिखेंगे। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ सेकेंड, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ सेकेंड। चलिए पहला देखिए सेकेंड का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन x + y = 10। इक्वेशन में ग्रेटर देन लेस देन को हटा के इक्वल टू दे दीजिए। लाइन नंबर 2 हो गया। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए देखिए लीनियर इक्वेशन है तो x y का 2 वैल्यू चाहिए। x 0 लेंगे तो y 10, y 0 लेंगे तो x 10। अब इस लाइन को ड्रॉ कीजिए। तो देखिए ये 20 है तो 10 यहाँ होगा, ये 10 यहां होगा। अब ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 2 हो गया। अब इस लाइन नंबर 2, अब देखिए लाइन ये है तो सॉल्यूशन प्लेन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो अब सवाल है कि चेक करना पड़ेगा ऊपर या नीचे। तो हम बोले कैसे चेक कीजिएगा, तो लाइन से अलग हटकर कोई भी पॉइंट लीजिए। तो ऑरिजिन यहां भी ले सकते हैं क्योंकि लाइन से अलग है। तो लिखेंगे टेकिंग x0 y0 इन सेकेंड।
तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसमें x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो 0 ग्रेटर देन 10, रिजल्ट फॉल्स है जी। 0 बड़ा है 10 से, रिजल्ट गलत है। तो लिख देंगे कि 0 0 लाइज आउटसाइड द सॉल्यूशन प्लेन। अगर ट्रू रहेगा तो लाइज इनसाइड, अगर फॉल्स रहेगा तो लाइज आउटसाइड। तो अब देखिए यहां ये लाइन है, अब ये लाइन के नीचे में नहीं जा सकते क्योंकि ऑरिजिन लेने पर गलत रिजल्ट मिलता है। तो लाइन से ऑरिजिन की तरफ नहीं जा सकते हैं, लाइन से ऑरिजिन के अपोजिट साइड में जाना है। ये लाइन है तो इसके ऊपर जाना होगा, यानी कि इस लाइन पर एरो हम लोग ऊपर की तरफ देंगे ऐसे। अब एक और लाइन है, थर्ड। देखिए यहीं पे लिख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ थर्ड। तो थर्ड में है x इक्वल टू वाई, लाइन नंबर 3। अब इस लाइन को ड्रॉ कीजिए, तो यहां भी x और y का 2 वैल्यू चाहिए। चलिए x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। x का वैल्यू 20 लेते हैं तो y का वैल्यू भी 20 आएगा, यानी x और y इक्वल है, जो वैल्यू x का लेंगे वही वैल्यू y का मिलेगा। अब चलिए इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, x 0 y 0 ऑरिजिन हो गया, x 20 y 20। देखिए x 20 y 20 ये पॉइंट हो गया, x 20 y 20। अब ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे इस लाइन से, L3 हो गया। अब इस लाइन का सॉल्यूशन प्लेन नीचे होगा या ऊपर होगा, कैसे चेक करेंगे? तो किसी भी लाइन का सॉल्यूशन प्लेन पता करना हो, हाफ प्लेन, तो लाइन से अलग हटकर पॉइंट लेते हैं। अब इस लाइन के लिए थर्ड इक्वेशन के लिए आप 0 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये लाइन पर 0 0 आ गया, तो 0 0 के अलावा कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो चलिए 0 0 के अलावा एक पॉइंट ले लेते हैं 40, इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, देख सकते हैं। टेकिंग x 40, देखिए ये जो पॉइंट है x एक्सिस पर है, तो x का वैल्यू तो 40 है लेकिन y का वैल्यू 0 होगा। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है इन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में x ग्रेटर देन y, x लेस देन इक्वल टू y, तो x 40 ले लिए और y 0 है। बताइए 40 और 0 लेने पर रिजल्ट फॉल्स मिल गया, 40 छोटा है 0 से, गलत रिजल्ट है। तो अभी बताइए जो पॉइंट लिए हैं, लाइन यहाँ है और पॉइंट यहाँ है, पॉइंट लेने पर गलत रिजल्ट, पॉइंट की तरफ नहीं जा सकते हैं, पॉइंट के अपोजिट साइड में, यानी कि ये लाइन के ऊपर वाला पार्ट कह रहा है। तो लिख सकते हैं यहां पर पहले कि 40 0 लाइज आउटसाइड द सॉल्यूशन प्लेन ऑफ 3। तो अभी क्या किए हम लोग कि एक एक इनइक्वेशन का ग्राफ तैयार किए हैं और सिर्फ पता किए हैं कि सॉल्यूशन प्लेन कहां होगा। तो देखिए पहला L1 जो है, L1 कहा कि नीचे है, L2 कहा ऊपर है और L3 कहा इधर है। और ये इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 जो है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 क्या कहता है? देखिए 4 इंडिकेट क्या करता है? 4 इंडिकेट्स दैट solution plane is in first quadrant। समझ सकते हैं? देखिए x 0 से बड़ा यानी x भी पॉजिटिव, y 0 से बड़ा यानी y भी पॉजिटिव। तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि जो सॉल्यूशन प्लेन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है।
तो जरा ध्यान से देखिए किस रीजन को कलर किया जाए। इस रीजन को नहीं कलर कर सकते हैं, देख सकते हैं ये लाइन कर रहा है, ये लाइन कर रहा है, लेकिन जो तीसरा लाइन है इधर नहीं कर रहा है, ऊपर कर रहा है, तो ये रीजन तो खत्म हो गया। लेकिन इस रीजन को ध्यान दीजिएगा, इस रीजन को, तीनों लाइन इसी रीजन में कर रहा है। तो देखिए ये जो लाइन पॉइंट है इसको मान लेंगे ए, इस पॉइंट को मान लेंगे बी, सी, डी। तो पॉइंट ए बी सी डी, ये जो छोटा सा रीजन मिला इसी को हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन। वी गेट अ बाउंडेड फिजिबल रीजन, वी गेट अ बाउंडेड फिजिबल रीजन ए बी सी डी। अब देखिए हम लोग के पास जो फिजिबल रीजन मिला ए बी सी डी बाउंडेड है। बाउंडेड कहने का मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। नंबर एक, जितना भी इनइक्वेशन था सबका एक कॉमन पार्ट है, इसीलिए कहते हैं कि जो फिजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट लेंगे तो हर इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, सारा कांस्टेंट को सेटिस्फाई करना है, इसलिए इस रीजन को हम लोग क्या नाम दिए, फिजिबल रीजन। अब देखिए जेड का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहां मिलता है, तो हम आपको बता दें कि जो रीजन मिला बाउंडेड, उसके कॉर्नर पॉइंट पर जेड का या तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलता है। तो अब हम लोग का सेकेंड स्टेप होगा, पहला स्टेप हुआ कि फिजिबल रीजन तैयार करना, सेकेंड स्टेप होगा कि हर कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू पता करना, यानी एक्स और वाई का वैल्यू पता करना ए बी सी डी पर। तो देखिए कैसे पता करते हैं। हियर ए का कोऑर्डिनेट बताइए, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पॉइंट ए जो है वाई एक्सिस पर है, तो ए का कोऑर्डिनेट देख सकते हैं वाई का वैल्यू 10 है, तो वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है और वाई का वैल्यू 10 है, देख सकते हैं। ए का कोऑर्डिनेट पता है। अब हम चाहते हैं बी का कोऑर्डिनेट पता करना, तो अगर आप ग्राफ एकदम क्लियर बनाते हैं तो ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं कि बी का वैल्यू कितना होगा, तो बी का वैल्यू ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं। या मान लीजिए थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, तो पॉइंट बी पर देखिए कि कौन कौन लाइन कट किया है, तो पॉइंट बी पर L2 ये L1 था, पॉइंट बी पर L2 और L3 कट किया है। पॉइंट बी पर कौन कौन कट किया है, L2 और L3। तो पॉइंट बी के लिए L2 और L3 को सॉल्व कर लीजिए अपना रफ में, तो L2 देखिएगा x प्लस वाई बराबर 10 है और L3 देखिए x बराबर y है। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 10 और y का वैल्यू x है, तो x पुट कर दीजिए, तो 2x बराबर 10, तो x बराबर आ गया 5। अब x और y बराबर है तो y का वैल्यू भी क्या है, 5। तो लिख सकते हैं कि b पर x का वैल्यू भी 5 है और y का वैल्यू भी 5 है। तो पॉइंट अगर ग्राफ देख के भी आप लिख सकते हैं, देखिएगा तो पता चल जाएगा x 5 y 5 है। अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है तो उस पॉइंट पर देखिए कौन कौन लाइन कट किया है, तो L2 और L3 कट किया है, तो जो हम पहले लिख के मिटा चुके हैं, L2 और L3 को सॉल्व कर दिए तो x y का वैल्यू मिल गया, तो b कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब c का पता करना है, c पर x और y का वैल्यू पता करना है, तो कैसे पता कीजिएगा, तो देखिए c पर जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो पता कीजिए, ऐसे ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं, लेकिन c पर पता करना हो तो देखिए c पर कौन कौन लाइन कट किया है, तो L1 और L3 कट किया है। तो C के लिए L1 है x प्लस 3y बराबर 60, L1 इसी से बना था, और L3 है x बराबर y। अब L1 और L3 के इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो y की जगह x डाल देंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा 15, और जब x का वैल्यू 15 तो y का वैल्यू भी 15, तो पता चल गया x और y 15-15 है।
तो देख रहे हैं कि कैसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लेना है, थोड़ा सा डाउट रहने पर भी उस पॉइंट पर जो लाइन कट किया है उस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब आइए चौथा पॉइंट है डी। तो आप देख सकते हैं कि डी जो है y एक्सिस पर है, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट 20 है। तो ग्राफ आप खुद से भी बना के पॉइंट को लिख सकते हैं। जहां भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए जो वहां पे कट किया है। तो दूसरा स्टेप है फिजिबल रीजन के हर कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लेना। पहला स्टेप में बताएं कि फिजिबल रीजन तैयार करना, दूसरा स्टेप में बताएं कि हर कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लेना। 4 कॉर्नर पॉइंट था ए बी सी डी, सबका कोऑर्डिनेट पता कर लिए। अब देखिए तीसरा स्टेप है ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए z का वैल्यू निकालेंगे। नाउ फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन z बराबर फॉर्मूला है 3x + 9y, दिया हुआ है z का वैल्यू। तो अब z का वैल्यू a पे निकालते हैं पहले। तो a पे निकालने का मतलब हुआ फॉर्मूला में x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10 डालना है, तो 90 आ गया। अब z का वैल्यू b पे निकालिए, यानी फॉर्मूला में x की जगह 5 और y की जगह 5 पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा 60। अब z का वैल्यू c पे निकालना है, इसका मतलब x और y का वैल्यू डालेंगे 15 15 45 और ये हो जाएगा 135 180। z का वैल्यू d पे निकालिए, तो d पर x का वैल्यू 0 है, यही फॉर्मूला यही है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 20, यहां भी आ गया 180। तो सबसे पहला थर्ड स्टेप क्या करना है, तो z का वैल्यू हर कॉर्नर पॉइंट पर निकालना है। अब देखिए फाइनल आंसर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो यहां देखिए हर कॉर्नर पॉइंट पर z का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो इस चारों वैल्यू में z का सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन है, 180 है। तो लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू z का क्या है 180 और मिनिमम वैल्यू z का क्या है, ये चारों में सबसे कम कौन है 60। तो अगर z का मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो 180 और z का मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो 60। अब 60 कहां है, कब है, मिनिमम z 60 होगा, यानी z का मिनिमम वैल्यू 60 होगा किस पॉइंट पर, तो जब x का वैल्यू b है ना, जब x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 5 है। तो z का मिनिमम वैल्यू बता दिए 60 होगा कहां, जब x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 5 होगा। अब z का मैक्सिमम वैल्यू 180 है, तो 180 कहां पर है, तो देखिए 180 दो जगह है, पॉइंट C पर भी है और पॉइंट D पर भी है। तो जब भी सेम वैल्यू दो पॉइंट पर आ जाए, यानी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दो पॉइंट पर मिलता हो, तो देखिए कौन कौन पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है 180, C पर और D पर। C पर भी z का मैक्सिमम वैल्यू है और D पर भी z का मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहां कहा जाएगा कि लाइन सेगमेंट CD पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहां z का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा 180। C पर भी 180 है, D पर भी 180 है, तो गारंटी है कि CD के हर पॉइंट पर 180 ही मिलेगा। तो आप यहां ऐसे लिख सकते हैं कि z का मैक्सिमम वैल्यू 180 होगा एट एनी पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग C एंड D। तो बताइए C हो गया 15 15 और D हो गया 0 20। CD भी लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट यहां कौन है CD है। तो यहां एक चीज सीखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो हाईएस्ट है, मिनिमम वैल्यू जो लोएस्ट है, ये तो लिख दिए। अब मान लीजिए कभी पूछता है कि कहां पर ये मिनिमम वैल्यू है, तो z का मिनिमम वैल्यू 60 एक पॉइंट पर था तो वही पॉइंट आंसर में लिख दिए। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 180 है, तो 180 एक पॉइंट पे रहता ना तो सीधे एक आंसर लिख देते कि एक पॉइंट पर है। लेकिन यहां दो पॉइंट पर सेम वैल्यू मिलता है, तो कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दो पॉइंट पर मिल जाए
एक ही वैल्यू दो पॉइंट पे मिल जाए तो वहां पॉइंट के बदले में सीधे क्या लिख देना है कि लाइन सेगमेंट का कोई भी पॉइंट आंसर हो सकता है। तो यहां लिखे हैं कि z का वैल्यू 180 एट एनी पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग C एंड D, क्योंकि C पर भी 180 D पर भी 180, तो गारंटी है कि CD के किसी भी पॉइंट पर 180 ही मिलेगा। तो C भी लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं, या CD लाइन सेगमेंट का कोई भी पॉइंट आंसर में लिया जा सकता है। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन बताया उसमें थोड़ा फिगर छोटा बना दिए थे, फिर भी उसका जूम करके फिगर वीडियो में डाल दिए हैं। पहले आप लोग उसको कॉपी में एक बार बना लीजिएगा, उसके बाद फिर से लेक्चर को सुनिएगा। एक और एग्जांपल देते हैं ताकि सारा प्रोसेस क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z for x plus 3y अंडर कांस्टेंट है x लेस देन इक्वल टू 400, y लेस देन इक्वल टू 700, x plus y लेस देन इक्वल टू 800, 2x plus y लेस देन इक्वल टू 1000, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। यहां पर ये सारा कंडीशन दिया हुआ है। अब देखिए z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जितना भी कंडीशन दिया हुआ है ये सारा कंडीशन को क्या कहेंगे, कांस्टेंट। चलिए नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 एंड लास्ट 5। अब देखिए वर्क करना सीखिए, सबका पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो लिखना सिखाए थे फॉर फिजिबल रीजन corresponding equation of 1, corresponding equation of 1, x less than equal to 400 है। बताएं जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वल टू का साइन देते हैं, तो ये L1 हो गया। अब देखिए सिंपल सिंगल वेरिएबल है x इक्वल टू 400। जब x और y दोनों होता है तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट लीजिएगा, लेकिन अगर सिंपल है x इक्वल टू 400 तो कभी भी सिंगल वेरिएबल हो, अगर x इक्वल टू 400 हो तो समझ जाइए कि एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी x इक्वल टू कांस्टेंट हो तो लाइन y के पैरेलल होता है, अगर कभी y इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ x इक्वल टू कांस्टेंट है, y के पैरेलल है, ये सिंपल हो गया। इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, थोड़ा ग्राफ इस पर बड़ा बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। x y, अब देखिए x का वैल्यू कितना लेना है, तो 400 है, 700 है, तो हम लोग 200 लेते हैं। 1 सेंटीमीटर को 200 यूनिट मानते हैं इसके, तो ये हो जाएगा 200, 400, 600, 800, 1000, 200, 400, 600, 800, 1000 यानी 1000। अब देखिए स्केल तो 200 यूनिट का लिए हैं। अब x इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू 400 यहां होगा, और ये जो लाइन होगा किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो L1 हो गया। अब देखिए इस लाइन का सॉल्यूशन, इस लाइन से सॉल्यूशन प्लेन या तो राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। तो चेक करने का तरीका है लाइन से हटकर कोई भी पॉइंट लेके चेक करेंगे। अगर सही रिजल्ट है तो उसी पॉइंट की तरफ, अगर गलत रिजल्ट है तो उस पॉइंट की अपोजिट साइड में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहला में x लेस देन 400, यानी x का वैल्यू 400 से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम लोग इधर जाएंगे तो x का वैल्यू 400 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ तय है कि x का वैल्यू लेफ्ट में लेना होगा। तो एरो इंडिकेट कर दीजिए, या आप ऐसे समझ सकते हैं ऑरिजिन की तरफ है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ऑरिजिन लाइज इनसाइड द सॉल्यूशन प्लेन ऑफ फर्स्ट
तो ये पहला लाइन सिंपल था, सिंगल वेरिएबल था, तो डायरेक्ट बना सकते हैं। वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन अगर सेकंड का लिखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड में है y इक्वल टू 700। अब देखिए ये भी सिंगल वेरिएबल है, y इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब y इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा तो लाइन पैरेलल होगा x एक्सिस के। x इक्वल टू कांस्टेंट तो लाइन y के पैरेलल, y इक्वल टू कांस्टेंट तो लाइन x के पैरेलल। तो देखिए y इक्वल टू 700, 200, 400, 600, 800, तो बीच में होगा ये 700, और ये लाइन किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये लाइन नंबर 2 हो गया। अब सॉल्यूशन प्लेन ऊपर लेना है या नीचे, तो देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, सिंपल है, y लेस देन 700। तो अगर ऊपर जाइएगा तो 700 से बड़ा वैल्यू मिलेगा, नीचे आने पर 700 से छोटा होगा, तो इंडिकेशन नीचे की तरफ कर देंगे। तो आप कह सकते हैं कि इस L2 का किधर मिला? सॉल्यूशन प्लेन नीचे की तरफ, यानी ऑरिजिन की तरफ। तो इसमें भी लिख सकते हैं हम लोग कि ऑरिजिन लाइज इनसाइड द सॉल्यूशन प्लेन, इनसाइड द सॉल्यूशन प्लेन ऑफ 2। ऑरिजिन के किधर सॉल्यूशन प्लेन मिला? ऑरिजिन के तरफ मिल रहा है। तो पहला जो दो इक्वेशन था वो सिंपल मिला, x इक्वल टू कांस्टेंट तो y के पैरेलल, y इक्वल टू कांस्टेंट तो x के पैरेलल। जगह कम है तो हम इतना ही दूर में मिटा के आपको बताएंगे। अब उसी तरह से बाकी का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन तैयार करके हाफ प्लेन पता करेंगे। चलिए थर्ड का काम करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ थर्ड, तो थर्ड का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 800, इसको लाइन नंबर 3 मान लीजिए। अब यहाँ दोनों वेरिएबल आ गया, तो जब दोनों वेरिएबल आ गया तो x और y का वैल्यू निकालेंगे, 2 पॉइंट, x 0 तो y 800 और y 0 तो x 800। अब ये दोनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं। पहले x भी 800 है और y भी 800 है, 0 लगने पर, तो एक पॉइंट हो गया 800 यहाँ, 2 4 6 800 यहाँ हो गया। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ये लाइन नंबर हो गया 3। अब यहाँ भी पता करना है कि सॉल्यूशन प्लेन किधर लेना है, तो ये लाइन है, तो या तो नीचे लेंगे या तो ऊपर लेंगे। तो देखिए लाइन से अलग हटकर कोई पॉइंट चुनिए, तो लाइन से अलग हटकर सबसे अच्छा ऑरिजिन है। तो देखिए लिखेंगे टेकिंग x 0 y 0 इन थर्ड को चेक करना है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 800, 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 800, तो 0 800 से छोटा है, ट्रू रिजल्ट है। तो जब ट्रू रिजल्ट है तो बोले हैं इनसाइड, फॉल्स में आउटसाइड और ट्रू में इनसाइड। इनसाइड द सॉल्यूशन प्लेन ऑफ थर्ड। तो बताइए ये लाइन है, अब ऑरिजिन के तरफ कलर करना है, तो ये इधर एरो इंडिकेट कर दीजिए। अब 3 के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम लोग 4 का देखते हैं। आप लोग वीडियो रोक कर आराम से लिख लीजिएगा। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 4, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1000, ये लाइन नंबर 4 हो गया। यहाँ भी दोनों वेरिएबल है तो 2 पॉइंट लेना होगा कम से कम। x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 1000, और y 0 लेंगे तो x का वैल्यू 500। अब ये दोनों पॉइंट को इंडिकेट कीजिए, x 0 तो y 1000, तो 1000 तो यहाँ हो गया। फिर है y 0 तो x 500, तो देखिए x ये 600 है तो 500 यहाँ होगा। अब एक पॉइंट 1000 पे है और एक पॉइंट 500 पे है, तो ये लाइन नंबर 4 हो गया। अब इस लाइन से भी चेक करना है किधर, तो इधर या ऊपर। तो देखिए लाइन से अलग हटकर कोई पॉइंट ले सकते हैं, तो जब 0 0 हट के है तो 0 0 से ही चेक कीजिएगा। तो टेकिंग x 0 y 0 इन 4,
तो 2x प्लस वाई लेस देन 1000। अब यहाँ पुट करेंगे तो 0 0 लेस देन 1000, ये ट्रू रिजल्ट आएगा। 0 छोटा है 1000 से, तो देखिए लाइन ये था, अब ट्रू रिजल्ट है यानी ऑरिजिन की तरफ चेक किए हैं तो ऑरिजिन की तरफ कलर करेंगे। और ये जो 5 नंबर है ये कॉमन है, लगभग हर क्वेश्चन में ही है। x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं कि 5 इंडिकेट्स दैट सॉल्यूशन प्लेन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सॉल्यूशन प्लेन कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो देखिए सारा लाइन ऑरिजिन की तरफ कलर करने के लिए कह रहा है और इक्वेशन 5 से पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कलर करना है, तो सारा लाइन के नीचे वाला पार्ट सिर्फ कलर मिल जाएगा। तो ये जो शेडेड रीजन है यही फीजिबल रीजन है। इसमें कोई भी पॉइंट लेंगे यानी x y का वैल्यू लेंगे तो ये सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अभी तक हम लोग क्या किए कि जितना भी इनइक्वेशन था हर इनइक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन तैयार करके जो कॉमन एरिया मिला यानी फीजिबल रीजन मिला है, तो यहां लिख सकते हैं देखिए अभी एक स्टेप कंप्लीट हुआ। वी गेट अ बाउंडेड फीजिबल रीजन। बाउंडेड का मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ। तो इसमें पहला ऑरिजिन है, एक ए है, यहाँ बी है, सी है, एक पॉइंट डी पे मिला और एक पॉइंट यहाँ ई पे मिला। तो वी गेट अ बाउंडेड फीजिबल रीजन ओ ए बी सी डी ई ओ। कहने का मतलब ओ से लेकर ओ तक है, यानी पूरा ये रीजन क्या है? बाउंडेड है। तो देखिए पहला स्टेप अभी कंप्लीट हुआ, सारा कांस्टेंट का ग्राफिकल सॉल्यूशन तैयार करके फीजिबल रीजन पता किए। अब बताएं कि z का मैक्सिमम वैल्यू कहां होता है? तो z का मैक्सिमम वैल्यू कोई कॉर्नर पर ही होगा। तो अब दूसरा स्टेप में बताएं कि हर कॉर्नर का पॉइंट पता कीजिए। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट कैसे पता करें? टू गेट कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स किसका कॉर्नर पॉइंट? फीजिबल रीजन का। तो ग्राफ को ऑब्जर्व करना है। जैसे ए ओ तो पता है 0 0, लेकिन हम लोग ए पे काम करते हैं। ए पर x का वैल्यू है 400 और y का वैल्यू है 0। बी पर देखिए पॉइंट बी पर, अब ग्राफ को देखिएगा ध्यान से, तो पॉइंट बी पर x का वैल्यू 400 है और y का वैल्यू सामने मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर डाउट हो तो देखिए पॉइंट B पर कौन कौन लाइन कट किया है। तो पॉइंट B पर देखिए पॉइंट B पर कौन कौन कट किया है? तो पॉइंट B पर L4 और L1 कट किया है। पॉइंट B पर x और y का वैल्यू निकालना है हम लोग को, मान लीजिए। तो हम बताए हैं कि किसी भी पॉइंट पर x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। पता कीजिए कि उस पॉइंट पर कौन कौन लाइन कट किया है। तो B पर कौन कौन लाइन कट किया है? तो L4 और L1। तो L1 में x का वैल्यू 400 है और L4 का इक्वेशन आप ध्यान से देखिएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 1000 है। तो x का वैल्यू 400 अगर डाल देते हैं तो y निकल जाएगा यहां से। देखिए 800 1000 से माइनस हो जाएगा तो 200। या आप ग्राफ भी देख लीजिए, b पर x का वैल्यू 400 है और y का वैल्यू 200 है। तो ग्राफ से भी आप कंफर्म हो सकते हैं, या सबसे आसान तरीका है उस पॉइंट पर देखिए कि कौन कौन लाइन कट किया है। तो b पर L4 और L1 कट किया है, पता कर लिए। अब देखिए c पर कौन कौन कट किया है। अब हम लोग को पता करना है c। तो c पर x का वैल्यू और y का वैल्यू पता करना है। तो c पर कौन कौन लाइन कट किया है? तो c पर आप देख सकते हैं L3 और L4 कट किया है। तो L3 का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 800 और L4 का इक्वेशन है
2x प्लस वाई इक्वल टू 1000। आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो जब सॉल्व कर लेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 200, यानी x का वैल्यू आ गया माइनस ये 200। अब जब x 200 है तो x का वैल्यू 200 डालेंगे तो y का वैल्यू 600 मिल जाएगा। ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं लगभग C पर x का वैल्यू 200 है और y का वैल्यू 600 है। फिर हम लोग पता करते हैं अब D पर। D पर x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो देखिए D पर कौन कौन लाइन कट किया है, तो D पर L3 और L2 कट किया है। तो L3 का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 800, देख लीजिएगा, मिटा दिए। और L2 का इक्वेशन है y इक्वल टू 700। तो y का वैल्यू 700 पता है, अब y का वैल्यू 700 डालेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू 100 आ जाएगा। वैसे ही लास्ट पॉइंट है E पर x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू 700 होगा। क्यों? y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो कैसे कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं पहले ये समझ लीजिए। कभी भी कॉर्नर पॉइंट निकालना हो तो देख लीजिए उस पॉइंट पर कौन कौन लाइन कट किया है, दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो दो स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या बताएं, फिजिबल रीजन तैयार करना, हर इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन का कॉमन पार्ट लेना। दूसरा स्टेप बताएं उस ग्राफिकल सॉल्यूशन जो फिजिबल रीजन आया उसका हर कॉर्नर का कोऑर्डिनेट पता करना। अब जब कोऑर्डिनेट पता चल गया तब z का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हर पॉइंट पे पता करेंगे। तो देखिए z का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, लिखेंगे टू गेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखिए z का फॉर्मूला दिया है 4x प्लस 3y। तो हम बताए हैं कि z का वैल्यू पहले a पे निकालिए, तो 4x का वैल्यू 400 डालिए और y का वैल्यू 0। तो आंसर आ गया a पर z का वैल्यू 1600, a हटा दीजिए। z का वैल्यू b पे निकालिए, तो b पर x का वैल्यू 400 है और y का वैल्यू 200 है। तो 1600 और 600 2200, b पर z का वैल्यू निकल गया। अब z का वैल्यू c पर निकालते हैं, तो x का वैल्यू 200, y का वैल्यू 600, तो 1800 और 800 2600। z का वैल्यू c पे निकल गया, अब z का वैल्यू d पे निकालिए, तो 4 × 100 और 3 × 700, तो 2100 और 400 2500। d पर भी निकल गया z का वैल्यू। अब z का वैल्यू e पर निकालते हैं, तो x का वैल्यू 0, फॉर्मूला यही है, इसमें x और y का वैल्यू डाल दीजिए, 2100 आ गया। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप में ग्राफ बनाना, दूसरा स्टेप में कॉर्नर पॉइंट पता करना और तीसरा स्टेप में हर कॉर्नर पॉइंट पे z का वैल्यू बताना। नाउ अब हम लोग से पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो देखिए z का मैक्सिमम वैल्यू, तो ये जो 5 वैल्यू है इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 2600। तो z का मैक्सिमम वैल्यू 2600 होगा। कब होगा, b पॉइंट c पर जब x का वैल्यू 200 होगा और y का वैल्यू 600 होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में बताना था z का मैक्सिमम वैल्यू। तो आज की क्लास में आप लोग को दो क्वेश्चन बताएं, दोनों का फिजिबल रीजन बाउंडेड था। तो जो दोनों क्वेश्चन बताए हैं आप लोग पहले यही दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले लेक्चर में आपको और भी एग्जाम्पल देंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जिसका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ आपको बाउंडेड सॉल्यूशन, बाउंडेड फिजिबल रीजन रहने पर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बताए थे। अगले लेक्चर में हम लोग बाउंडेड भी देखेंगे और अनबाउंडेड का सॉल्यूशन निकालना भी सीखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।